तो जैसा कि हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया प्रोटीन सिंथेसिस के हाफ पार्ट को, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें कि हमने ये स्टडी कर लिया कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस का हाफ पार्ट जो कि अभी बचा हुआ था ट्रांसलेशन, उसे स्टडी करना है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं और हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में लास्ट पार्ट में एमआरएनए की सिंथेसिस तक की प्रोसेस समझ लिए, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन समझ लिए, ठीक है। हमें समझना है ट्रांसलेशन, दैट इज एमआरएनए से कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस अपलोड करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में जितना आपको पॉसिबल, जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हो सबको शेयर करिए बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ना। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। जब एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है, तब प्रोटीन जब बनता है एमआरएनए से, देखिए डीएनए का, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हम लोग लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, दैट इज चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है चेन इनिशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद चेन इनिशिएशन स्टेप। देखिए चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो मैथ्यूनिन अमीनो एसिड कोड जो होता है, अमीनो एसिड कोड जो है, जिसे हम AUG कहते हैं, AUG क्या है, मैथ्यूनिन अमीनो एसिड कोड, ठीक है। ये लिंक हो जाता है एमआरएनए चेन से, इज लिंक्ड विद एमआरएनए चेन, ठीक है। मैथ्यूनिन अमीनो एसिड कोड जो है AUG, ये जाकर के एमआरएनए चेन से जुड़ जाता है, जिस स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ये स्टेप को हम क्या कहते हैं, नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए ये कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, तो कंप्लीट इन चेन इनिशिएशन में होता है, ये कंप्लीट होता है कंप्लीट इन 3 स्टेप। ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से होते हैं इसके स्टेप, चलिए हम इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। सेकंड होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और थर्ड होता है मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये थी 3 स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप की, ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप की। तो चलिए तीनों स्टेप के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है। तो चलिए हम समझते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए चेन इनिशिएशन का फर्स्ट पॉइंट है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसी ये प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व है प्रोटीन के सिंथेसिस में। देखिए सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मेन टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, और चेन इनिशिएशन स्टेप का फर्स्ट स्टेप है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस टाइम टीआरएनए ऑफ एंटीसेंस कोड, ठीक है, टीआरएनए कहाँ ऑफ एंटीसेंस कोड। एंटीसेंस कोड कौन सा होता है, UAC। ये क्या करता है, सर्च करता है, किसको, सर्च द मैथ्यूनिन कोड। मैथ्यूनिन कोड को सर्च करता है कौन, टीआरएनए एंटीसेंस कोड, ठीक है। टीआरएनए का एंटीसेंस कोड जो है UAC, ठीक है, ये क्या करता है, सर्च करता है मैथ्यूनिन कोड को,
ठीक है, कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसकी सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये तो बता देते होते हैं कि मैथिलीन कोड क्या होता है, AUG इसका कोड होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है साइटोप्लाज्म उसकी सर्च करता है और ट्रांसफर टू mRNA चेन बाय द हेल्प ऑफ ATP एनर्जी, ठीक है। और क्या हो जाता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू mRNA chain with the help of ATP एनर्जी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस कहते हैं। आई होप आप लोगों को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम आते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे। सेकंड है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद आता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैथिलीन कोड जो होता है वो अटैच हो जाता है ऑन mRNA, ठीक है। मैथिलीन कोड अटैच ऑन mRNA, वो भी mRNA की कहाँ, mRNA चेन ऑफ फिफ्थ एंड में अटैच हो जाता है जा करके मैथिलीन कोड, ठीक है। किसके फॉर्म में, तो इन दी फॉर्म ऑफ कैट, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझ में आ गया होगा। That in this state methylene could attach on mRNA chain of fifth end in the form of cap known as initiation complex. Okay, so now we have to study about third point of chain initiation, that is movement of initiation complex. Third point is movement of initiation complex. मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें ये कैसे इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि अमीनो एसिड कोड जो होता है ट्रांसफर हो जाता है थर्ड एंड की तरफ, ठीक है। अमीनो एसिड कोड ट्रांसफर टुवर्ड्स थर्ड एंड, ओके। एंड ATS ribosome attached with polypeptide chain. इसकी polypeptide chain of mRNA। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट प्रोसेस क्या है। देखिए इन दिस स्टेप द अमीनो एसिड कोड ट्रांसफर टुवर्ड थर्ड एंड ATS राइबोसोम अटैच्ड टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ mRNA नोन एज मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, आई होप आप लोगों को मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस भी क्लियर हो गई। इसमें अमीनो एसिड कोड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसकी तरफ, थर्ड एंड की तरफ, और ATS राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन तो mRNA की पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चेन इनिशिएशन की जो प्रोसेस थी, फर्स्ट प्रोसेस चेन इनिशिएशन की क्लियर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है सेकंड स्टेप, दैट इज सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज चेन इलोंगेशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट चेन इलोंगेशन। सेकंड प्रोसेस है चेन इलोंगेशन। देखिए चेन इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है कि ट्रिपलेट अमीनो एसिड कोड जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है किस पे, ट्रांसफर ऑन mRNA, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाता है mRNA पे, mRNA की चेन पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एंड tRNA जो है ये फॉर्म कर देता है, फॉर्मिंग
पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज चेन elongation, ठीक है। चेन elongation की प्रोसेस समझ में आई, दैट ट्रिपलेट अमीनो एसिड को ट्रांसफर ऑन mRNA चेन एंड tRNA फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड, tRNA फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, ठीक है, नोन एज चेन elongation स्टेट, ठीक है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो लिंक कर जाता है एक दूसरे से, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये लिंक कर जाते हैं, लिंक विद ईच अदर, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं बाय सी टर्मिनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सी टर्मिनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन टर्मिनस NH2 ग्रुप, ठीक है। देखिए पेप्टाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यहाँ से बॉन्ड छूट गया है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं लिंक कर जाते हैं एक दूसरे से विद ईच अदर बाय सी टर्मिनस के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और एन टर्मिनस के NH2 ग्रुप से जाकर के दोनों लिंक हो जाते हैं, मतलब जितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशन स्टेप का लास्ट प्रोसेस है दैट इज चेन टर्मिनेशन। तो चलिए हम समझते हैं चेन टर्मिनेशन की प्रोसेस क्या है। थर्ड है चेन टर्मिनेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन की। इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, ट्रांसलेशन खत्म यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक भी टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। चेन टर्मिनेशन क्या है, इस स्टेप पे स्टॉप कोड, ठीक है, जिसे हम टायरोसिन कहते हैं। देखिए स्टॉप कोड टायरोसिन, टायरोसिन क्या होता है, स्टॉप कोड होता है और स्टॉप कोड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोड है, ठीक है। UAA को हम कहते हैं ओकैर, UAG को हम कहते हैं अंबर और UGA को हम कहते हैं ओपन, ठीक है। देखिए स्टॉप कोड टायरोसिन जिस जो 3 होते हैं UAA, UAG, UGA, UAA को हम कहते हैं ओकार, UAG को हम कहते हैं अंबर और UGA को कहते हैं ओपल, ठीक है, या फिर ओपाल भी कहते हैं, ऊपर भी कहते हैं। पहले इसका नाम ओपाल था, चेंज करके हो गया है ऊपर, ठीक है, और ऊपर ओपाल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर टू mRNA, ठीक है, और mRNA को जैसे ही ट्रांसफर होंगे तुरंत क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है mRNA से, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए स्टॉप कोड टायरोसिन जो UAA ओकार, UAG अंबर और UGA ओपन है, ये तीनों जाकर के ट्रांसफर हो जाते हैं किस mRNA पे, तीनों mRNA जाकर के अटैच हो जाएगा, जैसे ही तीनों mRNA अटैच होंगे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन की स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चेन टर्मिनेशन क्लियर हो गया। अब देखिए जब चेन टर्मिनेशन क्लियर हो गया इन द सेंस की ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्लियर हो गई, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में 3 स्टेप थे, दैट इज चेन इनिशिएशन, इनॉकुलेशन और टर्मिनेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई और ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कर चुका है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट पार्ट तो आप जाकर के चेक कर लीजिए, भाई आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पहले लास्ट पार्ट देखिए, पिछला टॉपिक आप लोग क्लियर करिए, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन फिनिश हो गया, ट्रांसलेशन फिनिश यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस फिनिश हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक टोटल क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी मैं, ओके। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, जितना आप लोगों से पॉसिबल हो उतना शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमें पढ़ना है और लास्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यही 2 टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस से। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, देखिए
ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होता है 4 लेवल पे, ठीक है। प्रोटीन synthesis is regulate on 4 levels, और वो 4 levels कौन से हैं देखिए, सबके नेम नोट करते हैं और फिर सबको हम एक एक करके समझ लेंगे ये 4 लेवल को, ठीक है। कौन से ऐसे 4 लेवल है जिसपे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फिर आता है ट्रांसलेशन लेवल, एंड लास्ट होता है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। ये 4 लेवल्स हैं जिसपे कि प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल एंड पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है ट्रांसक्रिप्शन लेवल के बारे में, इन चारों के बारे में हमें एक करके स्टडी कर लेना है। देन हमारा ये टॉपिक रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल के बारे में स्टडी करना। सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है, इसमें क्या बताया गया है देखिए। ट्रांसक्रिप्ट इसमें होता क्या है, इफ म्यूटेशन ऑकर एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। इसमें क्या है कि म्यूटेशन, यहां नोट कर लीजिए इफ, अगर जरूरी है हमेशा नहीं होगा, ठीक है। इफ म्यूटेशन ऑकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल then it is inactive by DNA binding protein and control the ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। समझ में आई ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है। देखिए अगर म्यूटेशन कहाँ होने लगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होने लगे, तो क्या हो जाता है, देन इट इज इनएक्टिव बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसकी वजह से ये मतलब देखिए जब भी म्यूटेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होने लगे तो इनएक्टिव हो जाता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से, ठीक है, और कंट्रोल कर देता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। अब हमें सेकंड प्रोसेस समझनी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। सेकंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या है देखिए, बिसाइड द mRNA processing in cytoplasm when mutation occurring mRNA, then it is inactive at this लेवल, ठीक है। देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या होता है कि mRNA की मतलब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जब प्रोसेसिंग हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तब म्यूटेशन अगर mRNA पे हो रहा है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा इस स्टेज में, ठीक है। समझ में आया, इस लेवल पे इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनएक्टिव हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप दैट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल। इफ म्यूटेशन ऑकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल देन इट इज इनएक्टिव बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड कंट्रोल बाय ट्रांसक्रिप्शन। Second process is post-transcription level beside the mRNA processing in cytoplasm, where mutation occur in mRNA then it is inactive at this level. Okay, so now we have to study about translation level. देखिए थर्ड है ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल क्या है, चलिए हम इसे समझते हैं। इसमें क्या बताया गया, इस लेवल में क्या होता है।
if mutation occur at ट्रांसलेशन लेवल, म्यूटेशन अगर कहाँ हो जाए, ट्रांसलेशन लेवल पे हो जाए, देन check out the polypeptide सिंथेसिस। ठीक है, अगर म्यूटेशन ट्रांसलेशन लेवल पे हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को क्या करना पड़ता है, जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है हो रहा होता है उसे क्या करना पड़ता है, चेक आउट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब फोर्थ आता है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे म्यूटेशन होती है तब क्या होगा, देखिए the protein synthesis which is not express the organ synthesis in next generation, it is what it is, तो organ synthesis। ठीक है, it is destroyed, कौन डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ऑर्गन सिंथेसिस डिस्ट्रॉयड हो जाता है एट दिस लेवल। देखिए अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, अगर पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे अचानक से चेंजेस आ जाती हैं तब क्या होता है कि जो नया बच्चा जो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, उसमें ऑर्गन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, उसके हाथ पैर ब्रेन या फिर मतलब ब्रेन में कहते हैं हाथ पैर या फिर नोज ईयर, ठीक है, ये सब डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये सब बच्चे में डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे अगर म्यूटेशन हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, समझ में आया, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे ट्रांसलेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो ऑर्गन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए और डिस्ट्रॉय कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है इसे हम समझ लेते हैं एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। So our topic is human genome project। क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या बताया गया है इसमें, चलिए समझते हैं। देखिए इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन बाय थॉमस Roderick, scientist in 1986। 1986 में थॉमस रॉडरिक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, देखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम which having DNA is known as जीनोम। हैप्लॉइड सेट का जीनोम जिसके पास डीएनए है उसे हम कहेंगे जीनोम। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, किसी एक इंसान में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, तो 30,000 30,000। ठीक है, 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, प्रेजेंट। ओके, क्लियर हुआ। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था थॉमस रॉडरिक साइंटिस्ट ने। ठीक है, 1986 में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया दैट हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम which having DNA is known as genome। Human being is consist of 30,000 genes। Okay, or we can say that in human beings 30,000 genes are present। Okay, so now we have to discuss about benefits of genome project। अगर हम बात करें benefits of human genome
प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं देखिए, ये हेल्प करता है हेल्प टू डिटरमाइन, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए किसको, देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर को नेक्स्ट जनरेशन में, देखिए नेक्स्ट जनरेशन में किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, किस चीज को जो जनरेशन अभी मदर के ओम में डेवलप कर रही है उस जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, ठीक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता कर देता है ये, ठीक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन भी पता चल जाता है कि जो ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है जो ऑर्गन्स एक न्यू बॉर्न चाइल्ड में, एक नए बच्चे में डेवलप कर रहे होते हैं, क्या वो अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है इससे भी पता कौन कर, किससे के थ्रू हो जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू पता किया जा सकता है, ठीक है इनफैक्ट ये नए जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर प्रॉब्लम को भी ये डिटेक्ट कौन कर लेता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है इतना समझ में आया बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। अब देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टर्म यूज होता है दैट इज जीनोमिक, तो जीनोमिक क्या है देखिए अगर एक बात करें तो टर्म यूज होता है जीनोमिक, तो जीनोमिक क्या होता है देखिए मैपिंग ऑफ जीन इज नोन एज जीनोमिक, ठीक है किसी भी जीन की मैपिंग कर देना ये क्या होता है, जीनोमिक होता है। ओके सो ऑल ओवर वी कैन से दैट आवर चैप्टर इज फिनिश, ठीक है ये हमारा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, ठीक है देखिए यही सब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो कि थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है और इससे पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने स्टडी किया था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस सेपरेशन, ये सब चैप्टर्स थोड़े से लेंथी हैं लेकिन अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर आप लोग इसे बोलते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं तो ये चैप्टर काफी बोरिंग से होते हैं, ठीक है लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाता है ये चैप्टर कंटिन्यू स्टडी में, ठीक है जब कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ जाते हैं तो ये काफी आप लोग इजी लगेंगे पढ़ने में समझने में, ठीक है और एक्सप्लेन भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है और ये इनफैक्ट ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस सेपरेशन हुआ या फिर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है आरएनए, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मार्क गेनिंग चैप्टर है, ठीक है जिससे कि एग्जाम में काफी अच्छे आप लोग मार्क गेन कर सकते हैं, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, ठीक है एक तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला आप लोगों का जो यूनिट है वो, और एक आप लोग कहा जाता है जिसमें कि हम डिटेक्शन वगैरह करते हैं, तो ऐसे सब जो टॉपिक होते हैं, ठीक है रिप्रोडक्शन भी टॉपिक आप लोगों का मेन है पर उतना ज्यादा नहीं जितना कि ये सब मार्क ऑब्टेनिंग चैप्टर्स है, ठीक है तो आप लोग इसे स्टडी करिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है और सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है इवोल्यूशन चैप्टर कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है फिर भी अच्छा खासा ये भी चैप्टर है, ठीक है तो चलिए हम इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं, हमारा चैप्टर जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है और अब हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग और एनी एग्जाम रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है ओके थैंक यू।